आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवरात्र में भूपेश बघेल का मंदिर दौरा, माता बमलेश्वरी के किए दर्शन, विधानसभा को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। बृजमोहन अग्रवाल ने मां बमलेश्वरी के किए दर्शन, नवरात्र में बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे सांसद, पेट्रोलियम संकट पर विपक्ष को दी नसीहत। राजनांदगांव में ईद की खुशियों की लहर, चांद दिखते ही गूंजी तकबीरें, लोगों ने दी ईद की मुबारकबाद। अस्मिता वेस्ट जोन सब जूनियर हॉकी जिला पंचायत अध्यक्ष ने समारोह में लिया हिस्सा, केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रतियोगिता आयोजित। जिला स्तरीय जेंडर कार्यशाला का आयोजन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने किया उद्घाटन, कार्यशाला ने बढ़ाई समाज में समानता की जागरूकता। रमजान के पाक महीने की समाप्ति के बाद छुरिया नगर में ईद उल फित्र का पर्व हर्षोल्लास, प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया गया। यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि समाज में एकता, सद्भावना और खुशहाली का प्रतीक बनकर उभरा है। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों के लोग भी इस अवसर पर शामिल होकर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने में सक्रिय रहे। शनिवार सुबह 9 बजे ईदगाह में पेश इमाम हाफिज सद्दाम हुसैन द्वारा सामूहिक नमाज अदा कराई गई। आपको बता दें कि नमाज के बाद सलातो सलाम पेश किया गया और देश प्रदेश में अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस खास मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के अध्यक्ष विपिन यादव, जिला कांग्रेस महामंत्री चुम्मन साहू और समाज सेवी मनोज सिन्हा ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम भाइयों से मुलाकात कर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का डोंगरगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नवरात्र के अवसर पर भूपेश बघेल डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदन में प्रदेश के कई अहम मुद्दे उठाए हैं, वहीं भाजपा विधायकों ने भी प्रश्न किए जो उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव द्वारा कांग्रेस पर अफीम मामले को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि यह बयान पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है। नवरात्रि के महान पर्व पर सभी को बधाई, शुभकामना। और डोंगरगढ़ हम लोग हर साल आते हैं प्रत्येक नवरात्रि में, तो सभी दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को उसकी मनोकामना पूरी करे, माता रानी से ही प्रार्थना। जिला पंचायत केसीजी के मैकाल सदन में जिला स्तरीय जेंडर कार्यशाला का पूर्वक तरीके से आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल द्वारा की गई। कार्यशाला ने स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों के बीच जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यशाला में जेंडर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया, जिसमें लैंगिक भेदभाव की पहचान, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की रोकथाम, कार्यस्थल पर समान अवसर सुनिश्चित करना और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना शामिल था। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि जेंडर समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास से जुड़ा विषय है, जिसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षक एवं नशा मुक्त भारत अभियान प्रचारक प्रधान पाठक तुलेश्वर कुमार सेन ने वनांचल क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों का अनुभव साझा किया।
शहर के नए बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय की बदहाली पर लगातार उठ रही आवाजों और कांग्रेस के कड़े रुख का असर अब दिखाई देने लगा है। दरअसल नशेड़ियों का अड्डा बन चुके और गंदगी से भरे प्रतीक्षालय का नगरपालिका ने काया पलट कर दिया है। आपको बता दें कि शहर कांग्रेस कमेटी ने 18 मार्च को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 22 मार्च तक सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। मीडिया की सक्रियता और आंदोलन के दबाव के चलते प्रशासन ने समय सीमा से एक दिन पहले ही प्रतीक्षालय में पेयजल, बैठक की बेंच, साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य पूरा कर दिया है। शनिवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरुण भारद्वाज और विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने पदाधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार देखकर अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित किया। विगत दिनों शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगरपालिका के जो एक बस यात्री प्रतीक्षालय है बस स्टैंड में, इनकी अव्यवस्था को लेकर हमने आवाज़ उठाई थी। नगरपालिका तत्परता दिखाते हुए काम को चालू करवाया। इसके बाद हमने कलेक्टर साहब से भी मिला। कलेक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई के लिए सीएमओ साहब को आदेश दिया और आज लगभग यहाँ की व्यवस्था जो है, पानी की व्यवस्था की कमी थी, कुर्सियाँ लग चुकी है, पंखे लग चुके हैं, पुताई रंग रोगन का काम हो चुका है। हम नगरपालिका के सीएमओ को धन्यवाद देते हैं। देखिए, खैरागढ़ नगर पालिका शहर के अंदर हम लोग लगातार मूलभूत सुविधाओं को उठाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमने पिछले माह ये खैरागढ़ बस स्टैंड का यात्री प्रतीक्षालय वहाँ हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पहुंचे थे, निरीक्षण किया था। काफ़ी कमी पाई गई थी। आप देखे तो आपको साथ में थे, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, सफाई की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, और शराब का अड्डा बना हुआ था, डिस्पोजल गिलास पानी के पहुँचे मिली हुई थी। हमें लगातार शिकायत की, लेकिन एक महीना बाद भी नगर पालिका पूरी तरह का सोया रहा, अध्यक्ष कान में जू नहीं रहेगा। तब हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब के पास हम लोग गए हुए थे और उन्हें स्पष्ट रूप से हमने एक पत्र लिखा और कहा कि अगर 22 तारीख तक इस यात्री प्रतीक्षालय में समुचित व्यवस्था नहीं कराई जाती है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कराई जाती है, सफाई नहीं कराई जाती, कुर्सी की व्यवस्था नहीं कराई जाती है, हम लोग 22 तारीख को इस धरने प्रदर्शन इस खैरागढ़ बस स्टैंड में करेंगे। इस बात के हम लोग पत्र लिखा था और उन्होंने अल्टीमेटम हमने दिया था। और हम आज आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय कलेक्टर साहब खैरागढ़ का, माननीय सीएमओ साहब खैरागढ़ का, कि हमारे इस पत्र पर, हमारे इस अल्टीमेटम पर एक सुविधा लोगों को मिल रहा है, यात्री को सुविधा मिल रहा है। जो पार्टी वाले हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, उन्हें कलेक्टर मास्टर से आवेदन दिए थे और कलेक्टर मास्टर द्वारा तुरंत मुझे फ़ोन किया गया तो सीएमओ साहब इसको करना है, तो उसके निर्देश से मेरे को काम किया गया है। यही है कि मैं इस विकास चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश किया हूँ, ताकि यहाँ के जो निवासी हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उसको पानी की व्यवस्था मिल सके और यहाँ जो बैठे उसको हवा, जो भी है बैठे कुर्सी में, उसको हवा है या बैठने की जगह है, उसकी व्यवस्था किया गया है। शासन के निर्देशानुसार नगर पंचायत छुईखदान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत कुल 21 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया, जिससे वे अपने सपनों का घर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरिराज किशोर दास प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हितग्राहियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने की सलाह दी। पार्षद पन्ना मंडावी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने हितग्राहियों को योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत हितग्राहियों को अलग अलग किस्तों में 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 18 माह के भीतर निर्माण पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना अंतर्गत 32,850 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। हितग्राहियों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने 2.0 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे छुईखदान नगर पंचायत में आज 18 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भवन अनुज्ञा का अनुशंसा पत्र दिए हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं हमारे पार्षद भाईगण सब उपस्थित है। साथ में हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी जो गरीबों को आवास मिले, उसके तहत आज हमारे नगर पंचायत छुईखदान में 18 हितग्राहियों का आवास मिला है। और
हमारी सरकारों ने इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और कार्य किए हैं कि 18 महीने में यदि आवास तैयार हो जाते हैं तो इन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 32,000 रुपये और दिया जाएगा। इसमें नया नियम अभी का सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन एड किया गया है कि जो आबादी भूमि है वहाँ पर यदि किसी परिवार के सदस्य का सम्मिलित यदि खाता है तो खाते से अलग कर उसका बंटवारा नामा करके अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस योजना के लाभ के लिए शामिल कर सकते हैं। खुशी की बात है हम जैसे गरीब आदमी के लिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो रकम मिल रहा है, मानो एक सपना पूरा हो रहा है गरीब आदमी का। और भाई लोग के सहयोग से गिरिराज भाई है, गजेंद्र भाई है, श्यामो सर है, उसके माध्यम से हम लोग फॉर्म भरे थे और आज ये पूरा हो रहा है तो बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व राजनांदगांव की गलियों और मार्गों पर अपनी छटा बिखेर रहा है। रंग बिरंगी झंडियों, ढोल की थाप और भक्तों के जयकार के बीच यह दृश्य किसी महोत्सव से कम नहीं। लेकिन इसी उत्सव के बीच छुपा हुआ है एक बड़ा खतरा जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु पदयात्रा कर माता के दरबार तक पहुंच रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि जिस मार्ग पर पहले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था, वही मार्ग अब खुलेआम भारी वाहनों से भर गया है। अगर इस रास्ते में कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यह सवाल अब हर भक्त के मन में गूंज रहा है। सिर्फ वाहनों की आवाजाही ही नहीं, बल्कि रात के समय अंधेरा भी श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बन गया है। कई हिस्सों में स्ट्रीट लाइट बंद या खराब होने के कारण लोग मुश्किल में आ जाते हैं। आपको बता दें कि अंधेरा और भारी वाहनों का यह खतरनाक संगम किसी भी समय बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा इस महापर्व में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की यह लापरवाही यह सवाल उठाती है कि क्या बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। बौद्ध कल्याण समिति के कार्यकारी समिति गठन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में फर्म एवं सोसाइटी सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय ने अहम फैसला सुनाया है। जी हां, समिति के भीतर दो गुटों द्वारा प्रस्तुत कार्यकारिणी सूची को लेकर उठे सवालों के बाद सहायक रजिस्ट्रार ने एक सूची को वैध और दूसरी सूची को अवैध घोषित किया है। फर्म एवं सोसाइटी सहायक रजिस्ट्रार दुर्ग द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि दीपांकर खोबरागड़े की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी सूची में कई गंभीर त्रुटियां पाई गई। सबसे बड़ा कारण यह था कि 15 फरवरी 2026 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे चुनाव की वैधता और कोरम की पूर्ति पर संदेह बना रहा। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर राजकुमार बरमाटे की अध्यक्षता में 7 फरवरी 2026 को संपन्न चुनाव प्रक्रिया को वैध माना गया। दस्तावेजों में आम सभा की बैठक की कार्यवाही, सदस्यों के हस्ताक्षर और आवश्यक कोरम पूरी तरह से दर्ज थी। इसी आधार पर सहायक रजिस्ट्रार अनुपमा खुजूर ने राजकुमार बरमाटे की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति को मान्यता देते हुए इसे रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद समिति के भीतर चल रहा विवाद फिलहाल शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर और प्रक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। प्रेस क्लब में आज हमने प्रेस वार्ता की और आप सभी के सहयोग से हम अपनी बातों को यहाँ पर रखने आए थे। बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव की एक बड़ी संस्था है, बड़ी संस्था जो 22 समितियों को संचालित करती है और उनके आदेश का निर्देश का पालन वो करती है। तो बौद्ध कल्याण समिति में के माध्यम से जो है आगामी 14 अप्रैल की जयंती हमको मनानी है और भव्य तरीके से हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। आगामी समय में एक अच्छा शांतिपूर्ण हमारा कार्यक्रम हो
इसकी जानकारी आप तक पहुंचानी थी। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित अस्मिता वेस्ट जोन सब जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीमों ने अपने पहले मैच में जबरदस्त जीत दर्ज कराई। आपको बता दें कि पहले मैच में छत्तीसगढ़ ने राजस्थान को 17-1 से पराजित किया। छत्तीसगढ़ की टीम की मधु सिदार ने 13 गोल किए, जबकि प्रज्ञा साहू, काव्या सिंह ठाकुर, रिया खलखो और मनप्रीत कौर ने एक गोल किए। राजस्थान की ओर से पुष्पा कंवर ने एकमात्र गोल किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में हुआ। मुख्य अतिथि ने अपने उद्घाटन भाषण में राजनांदगांव में इस तरह के आयोजन का महत्व बताया और कहा कि पिछले एक साल में 4 बार इस प्रकार के कार्यक्रम होने से खिलाड़ी अपने हुनर को प्रदर्शित करने के अवसर पा रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ हॉकी और हॉकी इंडिया को इस प्रयास के लिए सराहना की। आपको बता दें कि आयोजन समिति के सचिव ने बताया कि यह प्रतियोगिता केंद्र सरकार की योजना के तहत आयोजित की जा रही है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से बालिकाओं को खेल में बढ़ावा देना है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अमृता मोहन सेन, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हॉकी फिरोज अंसारी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी परमजीत सिंह, मृणाल चौबे और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नवरात्र के दूसरे दिन देर रात रायपुर सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल सपरिवार धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए धर्मांतरण विधेयक पर कहा कि यह कानून जल्दबाजी में नहीं लाया गया है, बल्कि इसकी नींव पहले से ही रखी गई थी। उन्होंने कहा कि पहले कानून कमजोर था, जिससे धर्मांतरण कराने वालों को में कोई भय नहीं था, लेकिन अब सख्त कानून से ऐसे लोगों में डर पैदा होगा और जो लोग लालच या दबाव में धर्मांतरण कराते हैं उन्हें सजा मिलेगी। वहीं पेट्रोलियम संकट को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संकट की स्थिति है, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार विभिन्न देशों से संवाद कर पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में किसी तरह का वास्तविक संकट नहीं है, बल्कि लोगों में डर के कारण पैनिक की स्थिति बन रही है। धर्म स्वतंत्र विधेयक पहला कोई बना था तो कांग्रेस के जमाने में ही बना था, परंतु उसके नियम इतने लचर थे कि उसके कारण धर्मांतरण करवाने वाले जो लोग हैं, जो लोभ लालच देकर, डराकर, धमकाकर धर्मांतरण करवाते थे, उनमें कोई डर और भय नहीं था। और इसलिए पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में इस प्रकार का विधेयक कानून लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ये कानून लाया गया है। इसके लिए मैं राज्य शासन को भी बधाई देता हूँ। और इसके माध्यम से अभी आप देखेंगे कि बस्तर में कितने सामाजिक विवाद पैदा हो रहे हैं कि कहीं पर मृत व्यक्तियों की लाशों को दफनाने में, उनको जलाने में, शमशान घाट का झगड़ा, गांव से बाहर करने का झगड़ा चल रहा है। तो ये विधेयक आने के बाद ये विवाद समाप्त होंगे और शांति स्थापित होगी। और जो लोग पैसे के दम पर, लोभ लालच के दम पर धर्मांतरण कराते हैं, उनमें एक डर और भय पैदा होगा और जो लोग अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं उनको सजा मिलेगी। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजनांदगांव में मुस्लिम समुदाय ने ईद का पर्व पूरे उत्साह, उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया। चांद दिखने की पुष्टि होते ही लोगों ने अल्लाहू अकबर की आवाजों के बीच एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह मैदान में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। छोटे बड़े सभी नए कपड़ों में सजे धजे नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज से पहले इमाम ने अमन, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। इसके बाद हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर देश और समाज की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और ईद मुबारक की आवाजों ने हर ओर खुशियों का माहौल बना दिया। बच्चों के चेहरे पर
खुशी साफ झलक रही थी, वहीं बड़े भी रिश्तों को मजबूत करते नजर आए। आपको बता दें कि इस मौके पर पूरे शहर में भाईचारे और एकता की मिसाल देखने को मिली, जिसने यह संदेश दिया कि त्योहार केवल खुशियां ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का काम भी करता है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की